अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है आयरस साइंस एकेडमी। हमारा वेबसाइट लिंक दिया गया है जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। हमारे पास है नॉलेज, स्किल्स, डाटा बैंक, कॉन्सेप्ट, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को। हम एक सीरीज में डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड्स को डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटाबेसेस को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड। डेटा साइंस और बिग डाटा कंप्यूटर साइंस की अगेन एक बहुत बड़ी फील्ड, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल्स के लिए कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया कि कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और तमाम फील्ड्स को और उनकी सब फील्ड्स को हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर फील्ड्स हैं जिससे आपको ओवरऑल आइडिया क्लियर हो जाए और जिसमें आपको अपने फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिल जाए, हम उसमें से कुछ का जिक्र ज़रूर यहाँ पे करेंगे। और उसमें डाटा साइंस और बिग डाटा के हवाले से भी यहाँ पर हम 5 इम्पोर्टेंट जो उसकी आगे सब ब्रांचेस या सब फील्ड्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास डाटा एनालिटिक्स की है, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा माइनिंग, डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन। ये 5 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा साइंस और बिग डाटा में डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हमारे पास डाटा एनालिसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है। अब एनालिसिस की बात की जाए सबसे पहले तो एनालिसिस क्या होता है कि एग्जाम, और डाटा एनालिसिस में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं लार्ज सेट ऑफ डाटा को, ताकि हम उसमें अनकवर करें पैटर्न्स को, कोरिलेशंस को एंड अदर इनसाइट्स को। हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, किस तरह के पैटर्न्स उस डाटा में मौजूद हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और इस तरह की इनसाइट डाटा के रेलेवेंट। इसमें हम जो चीज़ें जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं लाइक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें अपने डाटा को। हम डाटा का जब एनालिसिस करते हैं या उसको एक एग्जामिन करते हैं एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को अनकवर करें या कोरिलेशंस को देखें, तो उसके लिए ये टूल्स, एल्गोरिदम्स जो हमारी हेल्प करें, इनकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हमारे पास सबसे पहले रिटेल इंडस्ट्री की एक एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। रिटेल कंपनी में डाटा होता है एनालिटिक्स टू एनालाइज कस्टमर परचेजिंग पैटर्न एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। अब एक रिटेल इंडस्ट्री है, वो देखना चाहती है कि कस्टमर्स का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे वो चीज़ें परचेज करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा परचेज करते हैं, किस सीज़न में किस तरह की परचेजिंग ज़्यादा होती है, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, और उन लोगों की पसंद या इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उनके ट्रेंड्स को और परचेजिंग पैटर्न्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए डाटा एनालिटिक्स हमारी हेल्प करता है। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से लाइक सेल्स रिकॉर्ड से, ऑनलाइन एक्टिविटी से, कस्टमर के फीडबैक से हम अपने डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और उससे हम समझते हैं कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी परचेजिंग के पैटर्न क्या हैं, किस मौसम में, किस रीजन में या किस टाइम पे वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, किस इवेंट पे उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक रमज़ान है, ईद है, शादी ब्याह के मौके हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो मकामात या हमारे पास इवेंट्स होते हैं या इस तरह की जो सेरेमनीज या सेलिब्रेशंस होती हैं, या उससे हटकर मौसमों के हिसाब से या कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोगों की पसंद होती है, तो उनकी पसंद नापसंद और इस तरह की चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं ताकि हम अपनी जो तमाम की तमाम सेल और परचेज है या हमारा जो बिजनेस है उसको हम उस प्रोस्पेक्टिव में लेकर चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो उसमें ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है और
हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में ये चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं और इन चीज़ों के स्टॉक्स ज़्यादा होने चाहिए, इन चीज़ों के स्टॉक्स कम होने चाहिए, जिसका ट्रेंड कम है या जिसको लोग कम प्रेफर करते हैं या बहुत कम जिनको ख़रीदा जाता है, और जो चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं और उनका फिर जो भी इवेंट्स ऐसे कोई चल रहे हैं तो उस इवेंट के हिसाब से मार्केट में क्या लॉन्च करना है, किस तरह की सेल्स या किस तरह की मार्केट के अंदर हमने पैकेजेस मुतारिफ करवाने हैं, तो इन सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम हेल्थ केयर में पेशेंट्स का डाटा एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं हम पेशेंट्स की जो आउटकम्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर यूज़ करेंगे, डॉक्टर्स उसको यूज़ कर सकते हैं और वो उसकी मदद से आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न के किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या कंडीशन में कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं और उनके लिए किस किस्म की कंडीशंस होती हैं, उन डिजीज या कंडीशंस के पैटर्न को वो डिटेक्ट करें डिवाइसेस और अर्ली डिटेक्शन हो सके और टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा हेल्थ केयर में डिफरेंट रिसोर्सेज को और उन रिसोर्सेज की एलोकेशन को, अब हॉस्पिटल में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि रिसोर्सेज कम होती हैं, मरीज किसी भी वक्त ज़्यादा आ सकते हैं, तो वहाँ पर भी डाटा एनालिटिक्स हमारी हेल्प कर सकता है कि वो एनालाइज करे सिचुएशन को कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके। तो डाटा एनालिटिक्स में हमारे पास अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं और वहाँ पर हमारे लिए जॉब के भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और एज ए स्टूडेंट ज़ाहिर है हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे या प्रोफेशनल के तौर पर प्रिपेयर करें। एट द एंड हमने अपनी जॉब्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो डाटा साइंस और बिग डाटा में सबसे पहले डाटा एनालिटिक्स यानी कि डाटा को एग्जामिन करना और उससे डिफरेंट पैटर्न्स और डिज़ाइंस और ट्रेंड्स को निकालना और चीज़ों को प्रॉपर तौर पर मैनेज करना ताकि हमारे पास एक ट्रेंड आ जाए और उसके हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया से मिल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा इंजीनियरिंग की। डाटा साइंसेज और बिग डाटा के अंदर अगली चीज़ आ जाती है डाटा इंजीनियरिंग। इसमें इन्वॉल्व होता है एक प्रोसेस जिससे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और मेंटेन करते हैं सिस्टम, वो सिस्टम जो मैनेज करे और प्रोसेस करे हमारे डाटा को, यानी कि हमारे डाटा को मैनेज करना और उसको प्रोसेस करने के लिए जो पूरे का पूरा सिस्टम एक काम कर रहा होता है, उस सिस्टम को डिज़ाइन करना, फिर उसको उस डिज़ाइन के मुताबिक कंस्ट्रक्ट करना और फिर उसको साथ साथ मेंटेन करके रखना ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर तौर पर मैनेज भी होता रहे और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो जिस तरीके से उसको प्रोसेस करना है हम उसे प्रोसेस भी करते रहें। इसमें हमें इंटीग्रेशन की तरफ जाना होता है, मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज को आपस में जोड़ना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। लाइक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जोड़ना होगा, मुख्तलिफ जगहों से डाटा आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा आ रहा है, उसको आपस में इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, फिर उस डाटा को नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे स्टोर कर देना है ताकि वो डाटा हमारे लिए इफेक्टिव हो जाए, वो डाटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन की सूरत इख्तियार कर ले और हम उसको एनालाइज कर सकें। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। लाइक फर्ज करें एक ई कॉमर्स की कंपनी है और उसमें डाटा इंजीनियरिंग टीम जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है डाटा डिज़ाइनिंग की, मेंटेनिंग की, और ताकि वो वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा लाइक उनके कस्टमर का डाटा है उसको रिकॉर्ड कर सकें या जनरेट करें। तो उसमें उन्होंने इंश्योर करना होगा कि स्मूथ डाटा इंटीग्रेशन हो जाए, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है, लाइक कस्टमर की प्रोफाइल से आ रहा है, ऑर्डर की हिस्ट्री से आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज से आ रहा है। तो इन सारी चीजों से आने वाले डाटा को इंटीग्रेट करे एक सेंट्रल डाटाबेस के अंदर और फिर उसको फर्दर हम एनालाइज करके उसको अपनी फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज कर सकें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर एग्जांपल लें, वहां पर डाटा इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करती है, तो बैंक्स या कोई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो वो डाटा के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। डाटा इंजीनियरिंग वहाँ पे उनकी हेल्प करती है कि वो मैनेज कर सकें और प्रोसेस कर सकें लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शनल डाटा को। हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यानी बैंक्स वगैरह में, तो उन्हें अपने उस डाटा को मैनेज करने के लिए और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। डाटा इंजीनियर्स वहाँ पे बिल्डिंग भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं एक सिक्योर सिस्टम की, उसे रिलायबल बनाते हैं
ताकि वो हैंडल कर सके ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट्स को, लोगों के बैलेंस में जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो उसकी डिटेक्शन को। तो डाटा इंजीनियरिंग वहां पे हमारी हेल्प कर रही होती है। ओवरऑल डाटा इंजीनियरिंग जो है इसमें हमारा फोकस क्या होगा कि हम किस तरीके से एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करें और उसको कंस्ट्रक्ट करें, एक डिजाइन तैयार करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली किसी चीज को बनाएं और फिर उसको मेंटेन करके रखें जो हमारे डाटा को मैनेज कर सके और प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आ जाती है डाटा साइंस एंड बिग डाटा की। डाटा साइंस एंड बिग डाटा में डाटा माइनिंग की, सॉरी। तो डाटा माइनिंग में हम क्या करेंगे कि डाटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवरिंग करते हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स की, कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न क्या चल रहा है, रिलेशन क्या चल रहा है। लार्ज सेट ऑफ डाटा, हमारे पास डाटा के जो सेट्स होते हैं उनमें आपस में किस किस्म का रिलेशन है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, लाइक क्लस्टरिंग की टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं, रिग्रेशन की टेक्निक्स यूज होती हैं, एसोसिएशन रूल्स यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन के रूल्स यूज होते हैं, ताकि हम एक बड़े डाटा को वैल्यूएबल डाटा के तौर पर हैंडल कर सके। अब ये तो एक जनरल प्रोसेस है कि यहाँ पे करना क्या है किसी स्टूडेंट ने या किसी प्रोफेशनल में जब वो इस फील्ड में जाएगा, लेकिन इसकी एग्जांपल ताकि एक आम आदमी को भी इस बात की समझ आ जाए तो हम एग्जांपल लेते हैं एक मार्केटिंग कैंपेन की। तो वहां पर डाटा माइनिंग कैसे हेल्प करती है। एक मार्केटिंग टीम है, वो डाटा माइनिंग को यूज कर सकती है अपनी कैंपेन के अंदर। वो क्या करेंगे, वो कस्टमर्स की परचेजिंग हिस्ट्री को देखेंगे, उनके डेमोग्राफिक्स को देखेंगे, उनके ऑनलाइन बिहेवियर को देखेंगे कि वो किस किस्म का बिहेवियर शो कराते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप्स, और उसमें से टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रिडिक्ट करेंगे कस्टमर रिस्पॉन्सेज को कि हमें किस किस्म का रिस्पॉन्स मिल सकता है, इस एरिया में अच्छा मिलेगा, इस एरिया में मीडियम मिलेगा, इस एरिया में हमें कम मिलेगा। तो वो मार्केटिंग के मैसेजेस को उस हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फील्ड से हट कर बात करें, लाइक फ्रॉड डिटेक्शन की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी डाटा माइनिंग हेल्प कर सकती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो डाटा माइनिंग की टेक्निक अप्लाई करती हैं ताकि वो फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें। उसमें वो ट्रांजैक्शन के पैटर्न को साथ साथ कर रही होती हैं, ऑब्जर्व कर रही होती हैं, और परचेज हिस्ट्रीज को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करते हैं किसी किस्म की अनयूजुअल एक्टिविटी को, ताकि उससे उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा किसी ट्रांजैक्शन में, और उसके बाद वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। डाटा माइनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक अंदाज से डाटा को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। देखा जाए तो ये सारी चीजें डाटा साइंसेज और बिग डाटा में एक जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन इनमें छोटा छोटा एक माइनर सा फर्क हमें महसूस हो रहा है कि जिसकी मदद से हम इनको अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग वेज में अप्लाई करते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड की, जहाँ पे है डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा साइंसेज और बिग डाटा में डाटा वेयर हाउसिंग की अगर बात की जाए तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी डाटा होगा, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टोर करना। इसके लिए जो हमारे पास फील्ड यूज होती है वो हमारी डाटा वेयर हाउसिंग कहलाती है। और इसमें हमारे पास वेरियस सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, एक सिंगल रिपोजिटरी में उसको भेज देते हैं ताकि हम फर्दर उस डाटा को फिर बाद में यूज कर सके, क्योंकि दुनिया का हर काम आप नोट करें तो डाटा की मदद से हो रहा है। एक बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग सिस्टम में हम डाटा वेयर हाउसिंग को इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन है और वो डाटा वेयर हाउसिंग को यूज करेगी ताकि वो कंबाइन करे डाटा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहा है, लाइक सेल डिपार्टमेंट से आने वाला डाटा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, इन सब से आने वाले डाटा को एक सिंगल रिपोजिटरी में स्टोर करना हमारा डाटा वेयर हाउसिंग कहलाएगा, और ताकि वो एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार कर सके। वो इस सारे डाटा को एक जगह रख के उसको एनालाइज करेंगे और फिर अपने जो है वो डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, उस डाटा की बेस के ऊपर अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम डाटा वेयर हाउसिंग की एग्जांपल सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हम इसे यूज करते हैं।
डाटा वेयर हाउसिंग को, ताकि हम डाटा स्टोर कर सकें, एनालाइज कर सकें, लाइक जो हमारी इन्वेंट्री लेवल्स, सप्लायर की परफॉर्मेंस, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी डिमांड फोरकास्टिंग और इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज़ को एक कंपनी के अंदर जो परफॉर्म हो रही होती हैं उसके बारे में डाटा हमारे पास जब कलेक्ट हो जाएगा तो हम उस डाटा को ऑप्टिमाइज करके अपनी सप्लाई चेन ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड की, जो कि है डाटा साइंसेज और बिग डाटा के अंदर डाटा विजुअलाइजेशन की। अब डाटा विजुअलाइजेशन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने शो कराई हैं। ये डिफरेंट वेज है हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने के। तो हम अपने डाटा को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सकें एफिशिएंटली और क्लियरली। इसमें हम विजुअल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक हम चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं अपने डाटा के, ताकि हम अपने डाटा को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस मैनर में बिहेव कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल अगर ली जाए, हमारे पास सोशल मीडिया एनालिटिक्स की एग्जांपल लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा डाटा होता है जो विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से हम वहां पर रख रहे होते हैं और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसा कि मार्केटर जो है वो इसको यूज करते हैं, वो अपनी एंगेजमेंट ऑफ मैट्रिसेस और फॉलो द ग्रोथ, आइडेंटिफाई द पॉपुलर कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, वो इस तरह की कैंपेन में मतलब इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल ली जाए, दूसरी एग्जांपल में है कि पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग, वहां पर भी हम डाटा विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली। लाइक एक जो है वो एपिडेमिक आता है या किसी किस्म का कोई सिचुएशन इस तरह की प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर हम एनालाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि किस तरीके से कोई डिजीज किसी जियोग्राफिकल एरिया पे स्प्रेड हुई और उसने किस तरह की पॉपुलेशन को और कितनी पॉपुलेशन को इफेक्ट किया, कौन से लोग उसमें सीवियरली इफेक्ट हुए, कौन से लोग जो है वो मीडियम लेवल पे और कौन से जो है वो बिल्कुल माइनर लेवल पे उससे इफेक्ट हुए, ताकि पॉलिसी मेकर या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस ले सके। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हम विजुअलाइजेशन वे में अपने डाटा की ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि सामने देखने वाले जो लोग हैं वो उसको विजुअलाइज करके डाटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सके और उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजंस ले सके। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी। ये हमारे पास कुछ फील्ड्स थी डाटा साइंसेज और बिग डाटा के हवाले से, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में इनको अपना एक जो है वो टारगेट या अपना एक ऑब्जेक्टिव या गोल बनाकर इनके अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, आइदर एज ए स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा वेबसाइट लिंक भी दिया गया, वहां पर भी आप विजिट करके अपने डाटा को हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए वहां पर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।